अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, कल 1.5 सवाल होमवर्क दिया था, मैं वो डिस्कस करता हूं। उसमें क्वेश्चन 6 में मसले हो सकते हैं, वो मसला मैं बाद में करूंगा डिस्कस। पहले मैं ना आज वाला कुछ सवाल करा दूं, उससे हेल्प मिलेगी क्वेश्चन 6 के मसले डिस्कस करने में। हाँ, क्वेश्चन 5 में कोई मसला हो तो वो आप जरूर पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 5 में कोई मसला है? सर, ये जो क्वेश्चन 5 उसमें प्रोडक्ट का बताया हो कि वो फैक्ट्री बनाती है, पर अगर इसकी मार्केट में एक्टिव मार्केट नहीं होती सर, क्योंकि ये दो सीपीयू होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में 5 में पार्ट ए में पूछा हुआ था कि ये जो फैक्ट्री ए और बी है, क्या ये एक दोनों मिला के कंबाइंड सीजीयू है, दो अलग अलग सीजीयू है? तो इसमें सिंपली इतना लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट बनता है फैक्ट्री ए में, वहां से फैक्ट्री बी में शिफ्ट होता है, फिर फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। कल एक बात बताई थी कि अगर एक फैक्ट्री एक प्रोडक्ट बनाती है और बेशक वो दूसरी फैक्ट्री को ही दे देती है, लेकिन अगर सेपरेट मार्केट हो तो दोनों अलग अलग सीजीयू हैं। एक तो ऐसी बात, ऐसी कहानी इसमें बताई नहीं है कि सेपरेट मार्केट है। दूसरा ये कि चूंकि आगे इंपेयरमेंट लॉस का पार्ट भी था, पार्ट बी कि इंपेयरमेंट लॉस निकालना है, तो आपको जो वैल्यू यूज वगैरह बताई है, कैश फ्लोज बताए हैं, वो फैक्ट्री ए और बी के अलग अलग बताए, कंबाइंड बताए ना। इसका मतलब दोनों मिला के एक सीजीयू है। अगर अलग अलग होते तो फिर कैश फ्लोज अलग बता देते। अगर वैसे आप सिर्फ पार्ट ए की हद तक देखें कि पार्ट ए के अंदर तो ये नहीं लिखा कि एक्टिव मार्केट है कि नहीं, हो सकता था होती एक्टिव मार्केट, लेकिन चूंकि उसने आगे पार्ट बी इसी से कनेक्टेड रखा हुआ है, तो ये दोनों मिला के एक सीजीयू है। जी जी, क्लियरली पता चलेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन 5, बल्कि हाँ, पहले मैंने कहा था कि जिन्होंने होमवर्क किया उनके लिए दुआ कर लेते हैं, जिन्होंने नहीं किया होगा वो उस दुआ में शामिल नहीं है। तो जिन्होंने होमवर्क किया है उनके लिए दुआ। तो हर क्लास में अब यही हुआ करेगा कि जो होमवर्क करके आया करेंगे वो दुआओं में शामिल हो जाया करेंगे। क्वेश्चन 6 बाद में करता हूं डिस्कस, इसमें आपको मसले हो सकते हैं लेकिन ये बाद में करते हैं। कल आपको मैंने ये सिखाया था कि कारपोरेट एसेट्स अगर किसी ना किसी बुनियाद पे एलोकेट हो सकते हैं तो उनको एलोकेट कर देंगे, और जब एलोकेट कर देंगे तो अब वो सीजीयू का हिस्सा है। एलोकेट कर दिया तो फिर वो सीजीयू का हिस्सा है, और सीजीयू का हिस्सा बनाने के बाद उनको ऐसे ही इंपेयरमेंट टेस्ट करेंगे जिस तरह हमने सीजीयू को इंपेयरमेंट टेस्ट करना सीखा हुआ है। कल एक किया था कि उसको एलोकेट कैसे करना है। फिर उसमें नोट्स में किस पेज पे थे हम? पेज 8 पे। हाँ जी, पेज 7 के एंड पे जब कॉर्पोरेट एसेट्स मैंने पढ़ाना शुरू किए थे तो उसमें पॉइंट 1 पॉइंट 2 कर लिया था, और 3 पॉइंट मैंने अभी सिर्फ ए बताया था। ए क्या था? ए ये था कि हम लोग कॉर्पोरेट एसेट्स को रीजनेबली सीजीयूज में एडजस्ट कर सकते हैं। अगर कर लिया तो अच्छी बात है, तो फिर इसकी कल प्रैक्टिस भी की थी। अब इसके पार्ट बी पे आते हैं। अगर हम कॉर्पोरेट एसेट्स को, कल वाली बात दोबारा लिखता हूं, CGU2 और CGU3 कॉर्पोरेट एसेट्स हैं 500 मिलियन। ए क्या था जो कल किया था कि हम किसी ना किसी बेस पे 500 मिलियन को इसमें बांट सकते हैं। अगर बांट दिया तो लेट से 200 इधर आ गया, 150 यहां आ गया और 150 यहां आ गया, तो 500 के हमने टुकड़े कर दिए। अब ये 200 इसके अंदर हिस्सा बन चुका, ये 150 इसका हिस्सा बन गया, ये 150 इसका हिस्सा बन गया। अब ये 3 सवाल हो गए।
इसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग अलग, इसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग अलग, इसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग अलग। ये वो है जो कल क्वेश्चन नंबर 6 में किया था। अब पॉइंट 3 का बी क्या है? बी ये है कि अगर कॉर्पोरेट एसेट्स कैन नॉट बी एलोकेटेड, फिर क्या करेंगे? फिर हम ये करेंगे कि अगर 500 के टुकड़े नहीं हो पा रहे तो हम इन 3 सीजीयूज की अपनी अपनी इंपेयरमेंट टेस्टिंग अगर हो सकती थी, वो करने के बाद फिर एक बड़ा ग्रुप बनाएंगे। अब इस ग्रुप के अंदर ये तीनों सीजीयू आ गए और वो जो 500 के एसेट्स इसमें नहीं बंट पा रहे थे वो भी आ गए। अब ये पूरा ग्रुप हो गया। अब इस पूरे ग्रुप को हम एक यूनिट की तरह समझ के इसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे, जिसमें 1 एसेट, 2 एसेट, 3 एसेट, 4 एसेट, और फिर इस पूरे बड़े ग्रुप की अपनी रिकवरेबल अमाउंट होगी। फिर उसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे। फिर वो जब लॉस बांटेंगे तो इनमें वो लॉस बटेगा। दोबारा, कल ये किया था कि कॉर्पोरेट एसेट्स को बांट लिया था इन तीनों में। जब एक बार इन तीनों में बंट गए, जैसे मैंने भी लिख के मिटा दिया, इसके हिस्से में 200 आ गया, तो 150 आ गया, तो 150 आ गया। अब वो जो कॉर्पोरेट एसेट्स थे वो इसका हिस्सा बन गए, यानी इस सीजीयू का हिस्सा बन गई 200 की हेड ऑफिस की बिल्डिंग, इस सीजीयू का हिस्सा बन गया 150 की ऑफिस बिल्डिंग। अब ये 3 सीजीयूज हो गए पूरे पूरे, और हर एक की अलग अलग इंपेयरमेंट टेस्टिंग हो जाएगी, जैसे कल क्वेश्चन 6 में किया था। अब मैं बता रहा हूं पार्ट बी, कॉर्पोरेट एसेट्स कैन नॉट बी एलोकेटेड। तो हम इस 500 के 3 टुकड़े नहीं कर पा रहे, तो फिर हम क्या करेंगे? हम पहले लेवल 1 इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे इन तीनों की अपनी अपनी, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। ठीक है, जैसे कल कराए थे। हो गए 3 क्वेश्चंस। ये स्टेप 1, स्टेज 1, फर्स्ट इंपेयरमेंट, ये हो गई। अब सेकंड स्टेज पे आते हैं। इन तीनों को और साथ इस 500 को मिला के पूरा बिजनेस, अब पूरा बिजनेस एक ग्रुप ऑफ सीजीयूज है, और अब उस बड़े ग्रुप का हिस्सा ये 500 है कि नहीं है? अब है। अब उस पूरे बड़े की, जिसको हम कह रहे हैं पूरा बिजनेस, उसकी वैल्यू इन यूज निकलेगी, उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकलेगी, और उनमें से हायर रिकवरेबल अमाउंट होगी। और अब उस बड़े ग्रुप की रिकवरेबल अमाउंट को इस बड़े ग्रुप की कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करेंगे, और फिर जो लॉस आएगा वो लॉस इन तीनों को बांटेगा, चारों को। ठीक है, ये लिखा हुआ है बी के अंदर। देखिए पेज 8 पे B1 लिखा हुआ है कि कैरिंग अमाउंट ऑफ यूनिट एक्सक्लूडिंग कॉर्पोरेट एसेट, उसकी अपनी रिकवरेबल से कंपेयर करें। ये जो पॉइंट 1 लिखा हुआ है ना, वो ये लिखा हुआ है कि पहले इन तीनों को अलग अलग इंपेयरमेंट टेस्ट करना है तो कर लें। ये पॉइंट 1 का मतलब है। पॉइंट 2 में लिखा हुआ है कि फिर आप आइडेंटिफाई करें एक ग्रुप ऑफ सीजीयूज, यानी ये जिसके अंदर ये भी फिट हो सके। ये पॉइंट 2 में लिखा हुआ है। और फिर तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि अब ये बड़ा ग्रुप आ गया, अब इस बड़े ग्रुप की रिकवरेबल अमाउंट निकालें, इस बड़े ग्रुप की कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करें, इंपेयरमेंट लॉस है तो चार्ज करें। ये पॉइंट 1, 2, 3 में लिखा हुआ। अच्छा, इस पॉइंट नंबर 3 के नीचे जो नोट लिखा हुआ वो मैं भी आपको समझाता हूं। उससे पहले एक सवाल लिखिए। अच्छा, ये सवाल जो मैं लिखवा रहा हूं ना, ये आईएएस की इलस्ट्रेटिव एग्जांपल 8 में से लिखवा रहा हूं। 2-3 बड़े बड़े पेजेस हैं, उस बड़े पेज की मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ उसमें से काम की चीजें आपको लिखवा रहा हूं। अगर वैसे आप पूरा पढ़ना चाहेंगे तो आपकी मर्जी है। ये मैं आपको बता देता हूं, आईएएस के पार्ट बी में जब इलस्ट्रेटिव एग्जांपल थे तो उसमें से एग्जांपल 8 है। मैं बस उसका टू द पॉइंट डाटा आपको बता रहा हूं। ये मैं आपको एग्जांपल 8 का टू द पॉइंट डाटा बता रहा हूं। एक बिजनेस है,
उसके CGU1, CGU2 और CGU3 और इनकी कैरिंग अमाउंट्स हैं। CGU1 की कैरिंग अमाउंट है 100, CGU2 की कैरिंग अमाउंट है 150 और CGU3 की कैरिंग अमाउंट है 200 और इनकी लाइफ है 10, 20 और 20। कल जैसा क्वेश्चन 6 किया था ना, कुछ वैसा वैसा सा सवाल कर रहे हैं जी। दोनों 20-20 है। चेंज जो होनी थी वो हो गई, बस हो गई। अब आपको एक पॉइंट का डाटा दिया हुआ है और जो उसके कॉर्पोरेट एसेट्स हैं उनमें एक बिल्डिंग है और इसकी कैरिंग अमाउंट है 150 और एक रिसर्च सेंटर है, इसकी कैरिंग अमाउंट है 50। और इसको हम कह लेते हैं कंपनी एम। ये कंपनी एम है जिसका ये डाटा है। ये कैन बी एलोकेटेड और ये टू दी पॉइंट इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं। अगर डिटेल पढ़नी हो तो वो इलस्ट्रेटिव एग्जांपल 8 है, लेकिन आपके काम की चीज टू दी पॉइंट इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं। कैन नॉट बी एलोकेटेड। तो ये क्वेश्चन 6 की तरह सॉल्व होगा और ये जो आज नई चीज सिखाने लगा। इसके बाद आपको गिवन है वैल्यू इन यूज। बल्कि वैल्यू इन यूज से पहले, क्योंकि जो लॉजिक बतानी है उससे पहले एक काम ये करते हैं, कैरिंग अमाउंट्स निकाल लेते हैं। आफ्टर एलोकेशन ऑफ बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग हो सकती है ना एलोकेट, कैरिंग अमाउंट निकाल लेते हैं। क्या तरीका है 150 को बांटने का? क्या करें? प्रोपोर्शनल मल्टीप्लाई करें, लेकिन उसके लिए पहले लाइफ का वेट भी निकालें। तो हमने पहले कल बिल्कुल जैसे किया था, हमने निकाले थे वेट्स। वेट्स कैसे निकाले थे? CGU, ये CGU1 की जगह मैं C लिख रहा हूँ, CGU बड़ा अजीब सा बोलने में हो जाता है। C1, C2, C3। इनकी अपनी कैरिंग अमाउंट है 100, 150 और 200 और जब इनको लाइफ भी एडजस्ट कर लेंगे 10, 20 और 20 तो ये बन जाएगी 1000, 3000 और 4000। इस रेशो में बिल्डिंग बांट देते हैं। इस रेशियो में बिल्डिंग बांट देते हैं। जब बिल्डिंग बांटेंगे तो C1, C2, C3 इसके अपने जो एसेट्स हैं वो हैं 100, 150 और 200 और बिल्डिंग के टुकड़े आ जाएंगे 18.75,
175। तो अब इनकी 118.75, 206.25 और 275, ये अब रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट्स हो गई बिल्डिंग फिट करने के बाद। बिल्डिंग फिट करने के बाद ये रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट्स हो गई। अच्छा, अब एक चीज का लॉजिकली जवाब दीजिएगा, आप ही देंगे जवाब, आप तो अपने आप को ही दे सकते हैं। जब ये बिल्डिंग इसमें फिट नहीं की थी, जब ये बिल्डिंग इसमें एडजस्ट नहीं की थी, जब ये खाली ये वाले 100, 150, 200 थे, तो इनकी अगर वैल्यू इन यूज निकाली जाती और अगर बिल्डिंग भी इसी का हिस्सा बना के अब वैल्यू इन यूज निकाली जाए, सेम होगी या फर्क आनी चाहिए? दोबारा सुने, अगर हम पहले ये बिल्डिंग कॉर्पोरेट एसेट्स बांटने से पहले ये जो खालिस CGU 1, 2, 3 थे, 100, 150, 200, इनकी वैल्यू इन यूज निकालते तो जो आती, अब बिल्डिंग को भी इसी का हिस्सा बना दिया, अब ये बड़ा CGU बिल्डिंग समेटने के बाद ये बन गया। अब बिल्डिंग इंक्लूडिंग जो चीज बन चुकी है, इसको अगर हम वैल्यू इन यूज निकालें तो वही होगी जो पहले निकली थी। मैं फिगर्स लिख देता हूं। इससे पहले ये जो 100 है, इसकी वैल्यू इन यूज थी, लेट से ये जो CG1 है ना, ये कोई फैक्ट्री है, वहां बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट वगैरह है, जो कल 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन में था। इसकी वैल्यू इन यूज है लेट से 105। अब मैंने पूछा ये है कि हम हेड ऑफिस भी बांट चुके हैं ना इसमें, तो अब ये भी एक CGU तो है, यानी कॉर्पोरेट एसेट्स एडजस्ट करने के बाद प्रॉपर CGU तो ये है। इस CGU की वैल्यू इन यूज निकालें तो वो यही होगी या इससे डिफरेंट होगी? डिफरेंट होगी। देखिए, ये 100 सिर्फ वो फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री के कैश इनफ्लोज, उस फैक्ट्री के जो क्या कहते हैं आउटफ्लोज, इस 105 में सिर्फ वो इस्तेमाल हुए। लेकिन अगर हेड ऑफिस बिल्डिंग को भी इसके साथ मिला दिया है तो इसके भी तो कोई कैश फ्लोज है ना, कैश इनफ्लोज ना से आउटफ्लोज तो है, तो फर्क आनी चाहिए ना। और इनफ्लो भी है, इनफ्लो कहां है? कल को बेचना नहीं बिल्डिंग को, कल को बेचना नहीं है, तो एंड पे वो भी तो आना है पैसा। तो इसलिए आइडियली स्पीकिंग जब हम इस 118.75 को एक CGU कह के इसकी वैल्यू इन यूज निकालेंगे तो वो डिफरेंट होनी चाहिए जो सिर्फ इस फैक्ट्री को सामने रखते हुए वैल्यू इन यूज निकलती। ये बात क्लियर है ना? क्योंकि जब इसके अंदर बिल्डिंग मिला दी तो बिल्डिंग के कैश फ्लो भी तो मिला है, जब इसके साथ जोड़ेंगे तो उसके नसीब का कैश फ्लो इनको भी तो मिलेगा। और अगर आउटफ्लो ही होगा लेकिन एंड पे बिल्डिंग बेच के भी तो पैसा आना है ना, तो वो 105 नहीं होगा, इससे डिफरेंट होगा। तो इस सवाल में जो मैं आपको कर रहा हूं ये वो डिफरेंट वाला ही देने लगा, यानी इस सवाल में जो रिकवरेबल अमाउंट गिवन है अच्छा, पहले ना इस पूरी बात को समझ लें, ये सवाल कर लें, उसके बाद जो मैंने नोट लिखा हुआ है ना, अगर आपको लगे ना कि काफी नहीं है तो उसको और बढ़ा लेंगे। मैंने लिखने की कोशिश की है टूटी फूटी इंग्लिश में। ये जो अब रिकवरेबल अमाउंट इस सवाल में मैं देने लगा हूं, ये गिवन है, ये ना आपको डाटा गिवन है। अभी तक मैंने जो किया है सिर्फ ये किया है, बाकी वो गिवन था, रिकवरेबल अमाउंट गिवन है। चूंकि ये सवाल और उसका आंसर नहीं ना, एक एग्जाम्पल है जिससे समझा रहा हूं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि अच्छा सवाल में गिवन क्या था और रिक्वायर्ड क्या है, बस मैं फिगर से आपको समझा रहा हूं, तो समझा सब कुछ ही गिवन है। अब ये जो रिकवरेबल अमाउंट गिवन है ना, ये फिगर जो मैं यहां लिखूंगा ये है 199, 199। तो ये सिर्फ उस फैक्ट्री की वैल्यू यूज है या ये मिला के, इसकी मिला के 199, 164 और 271।
164 और 271, ये इनकी रिकवरेबल अमाउंट्स है। लॉस नजर आ रहा है? इस पे नहीं है, इस पे है। कितना? 42.25, इधर भी है 4 सिर्फ, तो इधर नहीं है, इधर है। अब ये बिल्कुल कल क्वेश्चन 6 जो किया था ना, कॉर्पोरेट एसेट्स बांट लिए, वैल्यू इन यूज रिकवरेबल अमाउंट, जिस पे लॉस है उस पे है, जिस पे नहीं है उस पे नहीं। अगला काम क्या करें? लॉस एलोकेट कर लेते हैं। चलें लॉस एलोकेट कर लेते हैं। ये मिटा दूं? ये लिख ले, मैंने मिटाना है। यहां तक लिख ले, मैंने मिटाना है। सारा कवर हो रहा है समीर के नहीं? अच्छा पहले ये कर लो, पहले इधर ले आओ कैमरा, पहले ये लिख लें। आप लोग पॉज करके पहले ये लिख लें। चलो अब आगे उधर ले जाओ। वो पूरा बोर्ड हो रहा है कवर? चलो अब आप लोग ये लिख लें, मैंने मिटा के फिर आगे चल रहा है। हाँ जी, नोटेड। ये बता दो। अच्छा ये जो अभी इस वक्त हम कर रहे हैं ना, ये हम कर रहे हैं फर्स्ट इंपेयरमेंट। फर्स्ट इंपेयरमेंट क्यों? क्या रह गया इंपेयर होने से? क्या रह गया, क्या मसला है? फर्स्ट इंपेयरमेंट क्यों कहा है मैंने? वो जो रिसर्च सेंटर है ना, वो बेचारा रहता है अभी, उसको हमने साइट पे वेटिंग में बिठाया हुआ है। तो अभी रिसर्च सेंटर को साइट पे करके हमने अभी बिल्डिंग को एडजस्ट किया है और इनकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर ली। वो जो पेज 8 पे 3B में 0.1 लिखा है, ये वो किया है अभी। लॉस बांटते हैं। जो C2 है इसमें अदर्स में और बिल्डिंग में, इसको इस रेशो में बांटना है, इसको इस रेशो में बांटना है। यानी 42.25 डिवाइडेड बाय 206.25 इंटू ये 30.72 11.3। ठीक है, ये 42 को इन दोनों में बांट दिया। अच्छा इसी तरह से C3 क्या करूं? 4 को इन में बांटते हैं जी। ये हमने फर्स्ट इंपेयरमेंट कर दी और लॉस बांट दिया। अब आते हैं सेकंड इंपेयरमेंट पे। सेकंड इंपेयरमेंट क्या है? इसको हम एलोकेट नहीं कर पाए थे, इसको कर लिया था, इसको तोड़ के इन तीनों का हिस्सा बना दिया और जो इंपेयरमेंट करनी थी कर ली। अब क्या करें? अब हम एक बड़ा ग्रुप लेंगे। बड़ा ग्रुप क्या होगा? अब मैं सेकंड इंपेयरमेंट करने लगा हूं। अच्छा ऐसा क्या बड़ा ग्रुप होगा जिसमें ये भी आ जाए? पूरी कंपनी है, पूरी कंपनी है। अब ये एक बड़ा ग्रुप होगा। मकसद क्या है इस बड़े ग्रुप का? इस बेचारे को, इसको नहीं जगह मिल रही थी, इसकी वजह से कर रहे हैं। तो सेकंड इंपेयरमेंट होगी अब बड़े ग्रुप की। सेकंड इंपेयरमेंट होगी कंपनी M एज अ होल।
कंपनी एम एज अ होल की कैरिंग अमाउंट लेते हैं। कंपनी एम एज अ होल क्या है? C1। C1 की कैरिंग अमाउंट कितनी हो चुकी? 118.75। C2 को इंपेयर करके हम 164 पे ला चुके। C3 को इंपेयर करके हम 271 पे ला चुके। रिसर्च सेंटर कितना है? 50। ये है कंपनी एम। कंपनी एम क्या है? बड़ा ग्रुप, जिसमें इस कैन नॉट बी एलोकेटेड वाले को फिट किया है। इस बड़े ग्रुप की कैरिंग अमाउंट 60.75। अच्छा, इस चीज को हम ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी सही है, और ऐसे भी कर सकते हैं कि C1 जो कि है 100, C2 जो कि 150 से 30.72 माइनस हो गया। ये देखें कितना बना। C3 जो कि 200 से 2.9 माइनस हो गया। तो थोड़े अंडे बना रही है पॉइंट। और हेड ऑफिस की बिल्डिंग, अच्छा बिल्डिंग के टुकड़े क्यों किए थे? क्या रोटियां बना रही है? बिल्डिंग तोड़ के फेंक दी थी, बस लॉस बांटना था ना, वरना बिल्डिंग तो एक ही है। तो बिल्डिंग 150 थी, कितना लॉस बांट दिया? 11.53 एक बांटा है और 1.1 एक बांटा है, ये बांटे है ना। 137.37 और रिसर्च सेंटर इनको टोटल करें तो ये भी यही बनेगा। एहतियातन करके देख लो वैसे। कुछ गड़बड़ कर दी फिर मैंने, प्लस माइनस में कुछ लिखने में गलती कर दी। अरे गलती होगी ना, वैसे तो फर्क नहीं पड़ेगा। C1 100, C2 150 माइनस 30 और C3 200 माइनस 2.9। फिर 150 बिल्डिंग है, 150 माइनस 11.53 माइनस 1.1। ऊपर वाला 100 नहीं ऐड किया होना आपने। ये भी सही है और ये भी सही है। सेम क्यों आ गए? वो आसान है ना। ये भी सही है वैसे। अच्छा, अब सेकंड इंपेयरमेंट टेस्ट करते हैं। सेकंड इंपेयरमेंट टेस्ट अब हम पूरे बिजनेस को ले रहे हैं।
कैरिंग अमाउंट निकल आई, क्या चाहिए? रिकवरेबल अमाउंट। अब इस बड़े ग्रुप की कैरिंग अमाउंट यहां दोबारा लिख रहा हूं मैं, कितनी? 603.75। इस बड़े की जो रिकवरेबल अमाउंट है ना, वो दी हुई है, वो है 720 है? नहीं, मतलब सवाल में दी हुई है, अब लिख पा रहा हूं ना 720। वो मैंने ऐसे सवाल की शक्ल भी नहीं ना किया, मैं एग्जांपल जो है ना, एग्जांपल तो इस तरह ही सॉल्व हुई होती हैं कि डेटा साथ साथ आता जा रहा है और सॉल्यूशन आता जा रहा है, सवाल नहीं है। तो इम्पेयरमेंट लॉस है? नहीं। अगर होता तो फिर इनको चार्ज करते हैं, वो अब इनकी रेशो के अंदर, अब वाली रेशो के अंदर, और इसकी प्रैक्टिस में भी एक सवाल कराने लगा हूं। लेकिन फिलहाल लॉस नहीं। अच्छा, अब यहां पर अभी जो मैं बता रहा था ना कि पूरी फैक्ट्री की रिकवरेबल और वो 18 मिला के रिकवरेबल डिफरेंट होती, अभी जो बात बताई थी। अब एक काम ये करें कि मैंने 3 C1 C2 C3 लिखे थे यहाँ, उन तीनों की रिकवरेबल अमाउंट भी मैंने लिखी थी, 199, 164 और क्या लिखा था? $271। अभी जो मैंने पहले आपको तीनों की अलग अलग रिकवरेबल बताई थी, क्या बताई थी? 199, 164, 271, इनको ऐड करें। $630। अच्छा, ये जो तीनों C1 C2 C3 थे, ये इन तीनों की रिकवरेबल अमाउंट थी। लेट से तीनों की वैल्यू इन यूज थी, मान लेते हैं कि वैल्यू इन यूज फेयर वैल्यू से हायर है, तो ये तीनों की अपनी अपनी वैल्यू इन यूज थी। अगर हम कहें पूरे बिजनेस की अपनी वैल्यू इन यूज, तो इतनी होनी चाहिए थी ना, लेकिन वो तो इतनी है। हाँ, वही जो पहले मैं बात समझा रहा था कि बिल्डिंग जोड़ने से पहले सिर्फ फैक्ट्री, उसकी जो वैल्यू यूज थी, लेकिन बिल्डिंग के जब जोड़ लेंगे तो उसकी वैल्यू यूज फर्क होनी चाहिए ना, क्योंकि बिल्डिंग ने भी तो एंड पे बिकना है। तो इसी तरह से ये जो रिसर्च सेंटर है, हो सकता है इसने बड़ा महंगा बिक जाना हो बाद में, हो सकता है। देखें, जब कोई जगह बिकती है तो उस जगह पर क्या काम हो रहा था, हो सकता है वो किसी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत प्राइम जगह हो, या ऑलरेडी हमारा ये रिसर्च सेंटर एक लैब की शक्ल में सेट थी और बाहर के लैब्स, बाहर के जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं वो हमारे पीछे पड़े हुए कि लैब हमें बेच दो किसी तरह। तो हो सकता है रिसर्च सेंटर ने कल को बहुत महंगा बिक जाना होता। तो इसलिए जब हमने पूरी कंपनी को एक सीजीयू माना, सीजीयू नहीं सॉरी, पूरी कंपनी को एक बड़ा ग्रुप माना और इस पूरे बड़े ग्रुप के कैश फ्लोज निकाले, तो वो इससे ज्यादा निकल आए। ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन में ये नहीं होता, इसलिए जरूरी है कि आपको समझ आए बात कि जब हम इस फैक्ट्री के कमाई करने वाले तीनों सीजीयूज की रिकवरेबल अमाउंट निकाल चुके, तो पूरे बिजनेस की रिकवरेबल अमाउंट इनका सम हो जाना चाहिए था, लेकिन वो इससे ज्यादा आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम पूरे बिजनेस की बात कर रहे हैं तो उसमें हमने रिसर्च सेंटर भी मिला लिया। हो सकता है कल को रिसर्च सेंटर ने महंगा बिक जाना, इस वजह से ये 634 की बजाय 720 आ रहा है। अब वो नोट पढ़ें, मैंने आपको जो
कॉर्पोरेट एसेट्स में बिल्कुल एंड पे लिख के दिया हुआ है। जब हम सेकंड इंपेयरमेंट करेंगे तो हमें इस बड़े ग्रुप की रिकवरेबल अमाउंट अलग से दी होनी चाहिए, अलग से गिवन होनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं गिवन तो मजबूरन, यानी 720 अगर ना दिया होता तो फिर हम क्या करते, फिर हम ये ले लेते, क्योंकि कुछ तो करना था ना, फिर हम ये कर लेते। ये मैंने नोट में लिखा हुआ है, अगर अंग्रेजी काफी है तो ठीक है, अगर नहीं तो और लिख लें। तो दी होनी चाहिए थी ना, नहीं दी तो कुछ तो करना है, तो कुछ तो करना है के लिए 634 ले लेंगे, वरना ये 720 गिवन होनी चाहिए थी। कॉर्पोरेट एसेट्स खत्म। अब इसका करते हैं एक पास्ट पेपर का सवाल और फिर एक और सवाल। दो सवाल चले कोशिश करते हैं जी, 2 सवाल की मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि इसमें ना मुश्किल पोर्शन यही है। इस आईएएस के जो एग्जाम क्वेश्चन है उसमें मुश्किल ये कॉर्पोरेट एसेट्स ही है। इसके बाद एक आसान सी चीज रिवर्सल रह गई है, वो अगली क्लास में हो जाएगी इंशाल्लाह। मुश्किल पोर्शन यही रह गया इसमें है, वो भी ऐसे ही है, वो कॉर्पोरेट एसेट्स की तरह ही है। एक सवाल है वैसे पास्ट में उसका, वो मैं वैसे होमवर्क दे दूंगा। ये नोट कर ले, मैंने मिटाना है फिर। करें आप जिन्होंने वो यासिर साहब वाली बुक ले ली हुई है, हाल दो कि इसमें इसका सोल्यूशन गलत है, आधा रह गया है, वो पूरा सोल्यूशन मेरे ख्याल में प्रिंट होने से मिस हो गया। अगर बुक ली हुई है तो वो देख लें, एंड पे देखना, एंड पे तो मैं बताता हूँ। बिल्कुल आखिरी चैप्टर, पेज 384, क्वेश्चन नंबर 3, पेज 384, क्वेश्चन नंबर 3, गालिब लिमिटेड। ये दिसंबर 2007 का सवाल है। इस दौर में आईकेप के आंसर नहीं आते थे और ये आईकेप की किट में भी नहीं है, तो इसका जो सोल्यूशन उन्होंने बनाया हुआ है वो आधा है, वो बाकी आधा मुझे लगता है छपने से रह गया है, वो पूरा कर लेते हैं। और जिनके पास ये बुक नहीं है तो मैंने फर्स्ट ये सवाल आपके अपलोड कर दिया हुआ है, पीडीएफ फाइल आपके पास अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर लें। ये मैं बोर्ड पे करता हूं, बल्कि ऐसा करें, रहने दें। ये ना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है कि मैं क्लास में दिसंबर 19 कर लूं, क्योंकि ये ना हो कि वो पूरा ना हो सके। दिसंबर 19 कर लेते हैं। ये अगर दिसंबर 19 के बाद अगर टाइम हुआ तो दिसंबर 7 कर लेंगे, अगर नहीं हुआ तो मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, इसलिए आप इसको भी रखें। दिसंबर 19 ये भी मैंने वहीं अपलोड किया हुआ है, ये पढ़ लीजिए, ये करता हूं बोर्ड पे जी। दिसंबर 19 क्वेश्चन नंबर 1, इसको मैं सॉल्व करने लगा हूं, और जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा वो वीडियो यहीं पॉज करके पहले अच्छी तरह पढ़ लें इस सवाल को। अच्छा सवाल है, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है, पढ़ लिया तो दोबारा वीडियो लगाएं, नहीं तो भी गायब उठें शाबाश यहाँ से और पहले सवाल पढ़ें। चलें, आप मेरी अगर आवाज सुन रहे हैं तो या तो आपने सवाल पढ़ लिया या आप एक ढीठ इंसान है। पार्ट ए में पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दो अलग अलग पार्ट्स बना दिए। पॉइंट 1 क्या बनाया, कैन बी एलोकेटेड, और पॉइंट 2 क्या बनाया, कैन नॉट बी एलोकेटेड। वही जो भी हमने सवाल किया ना, कैन बी एलोकेटेड और कैन नॉट बी एलोकेटेड। तो पहले कैन बी एलोकेटेड करते हैं। कराची है और लाहौर है और पेशावर, इनकी अपनी कैरिंग अमाउंट्स कितनी दी हुई है?
अच्छा, मैं बोर्ड पे पास पेपर का सवाल कर रहा हूँ ना, तो कोशिश करूंगा कि पूरी ऐसी प्रेजेंटेशन से करूं कि आप पेपर में कर सकें। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैरिंग अमाउंट लिख रहा हूं इनकी 160, 100, 1 to 5, फिर इनकी लाइव्स कितनी